यकीन मानिए समय बहुत कम है। हजारीबाग के चुनाव के लिए 40 घंटे से भी कम का समय है और ऐसे में सह और मात का खेल जो है हजारीबाग के चुनाव में देखने को मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का दखल हजारीबाग के चुनाव में बड़ी चर्चा में था और वैसे में जब मैंने कहा कि 40 घंटे से भी कम का समय बचा है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या कुछ कहा है। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया है और जो बातें बताई हैं वो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़े ही सख्त तेवर थे उनके और जो बातें वो कह रहे थे कि मोदी की गारंटी, वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि भैया मोदी की गारंटी का सगुफा जो इस देश में छोड़ा जा रहा है, मोदी ही भाजपा की गारंटी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर वो कटाक्ष कर रहे थे और मोदी के नाम पर लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं और ये भी वो कह रहे हैं कि जो व्यक्तिवाद है अभी के समय में वो चरम पर है। सुनिए क्या कहा है। अवधि पूरी हो चुकी है मोदी जी की और वो एक नया शगुफा लेकर आए हैं, मोदी की गारंटी। एक तो भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया ये मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने उस पार्टी में बहुत समय बिताया और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। कभी व्यक्तिवाद पार्टी में इतना प्रबल नहीं हुआ था जितना आज के दिन है। मोदी सरकार भाजपा की सरकार नहीं, मोदी की गारंटी भाजपा की गारंटी नहीं। हर जगह मोदी जी ही छाए हुए हैं और हद तो उस समय हो गई जब मैंने देखा कि यहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो जो विज्ञापन निकाल रहे हैं उसमें कह रहे हैं मोदी का मनीष। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मोदी का हूँ, इसलिए मुझे जिता दो, मुझे वोट दे दो, क्योंकि मोदी का हूँ। यह मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई उम्मीदवार या उम्मीदवारों की कोई फौज एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांग रही है। जो बड़ी बड़ी बातें हैं इस कॉन्फ्रेंस की वो हम आपको बता रहे थे। यशवंत सिन्हा आज अपने ऋषभ वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके चुनाव में आने से हजारीबाग के चुनाव में बड़ी हलचल मची है। उन्होंने कहा कि 10 साल हो गए मोदी सरकार की और इसके बाद 5 साल और मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई 10 साल आपको किसने रोका था। क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। प्रश्न जो मेरे मन में उठता है और सबके मन में उठना चाहिए वो ये कि भाई 10 साल हो गए, आपको 5 साल और किस लिए चाहिए? किस लिए आपको 5 साल और चाहिए? कौन सा काम है जो आप 10 साल में नहीं कर पाए और आगे करना चाहते हैं? अब इसमें बहुत फैंटास्टिक क्लेम्स हो रही हैं। एक नया चल रहा है आजकल कि 5 साल और दीजिएगा और 400 की संख्या दीजिएगा तो हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिला देंगे। तो 10 साल में आपको किसने रोका? आपके पास तो पूर्ण बहुमत था, आप तो संविधान का आपने संशोधन कर दिया, धारा 370 हटा दिया, कश्मीर का विभाजन कर दिया। तो ऐसा अमित शाह ने खुद कहा कि हमारे पास मेजॉरिटी है संविधान में संशोधन करने की। तो संविधान में संशोधन करने की मेजॉरिटी है और पीओको को लेने की मेजॉरिटी नहीं है। क्या पीओको को लेना पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि विल पावर पर डिपेंड करता है, इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है? भारत के इस चुनाव को वो अमेरिका भी लेकर चले गए और वहां की बात बताया कि भाई अमेरिका में जो है एक व्यक्ति जो है 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है और जो कार्यकाल वहां होता है वो 4 साल का होता है, यानी 8 साल आप अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो इशारा यहाँ कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से सत्ता संभाल रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल एक लंबी अवधि होती है और मोदी जी, भाजपा और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 5 साल
इस चुनाव में उनको और मौका मिलना चाहिए। मैं अभी एक पत्रकार से वार्ता अलग से कर रहा था, तो मैंने कहा कि अमेरिका में एक संवैधानिक व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, केवल 2 बार, और उसका एक टर्म केवल 4 वर्षों का है। यहाँ जैसा 5 वर्षों का नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 8 साल के लिए ही बन सकता है। और अभी हाल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें काफ़ी यंग होते हुए भी राष्ट्रपति को रिटायर होना पड़ा क्योंकि उन्होंने 2 टर्म पूरे कर लिए थे। अब इस चुनाव में कितना लहर, कैसा वेव, इसका जिक्र उन्होंने किया है और कहा है कि वो 62 से चुनाव को देख रहे हैं जब वो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। और उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि 67 में बतौर डीसी वो चुनाव करवा रहे थे और तब से लेकर आज तक इतना फीका चुनाव उन्होंने नहीं देखा। ये उन्होंने कहा और कहा कि इस बार तो कोई वेव ही नहीं है, कोई लहर नहीं दिख रही है। और ये भी उन्होंने कहा जो वोटिंग परसेंटेज कम है इसका तात्पर्य यह है कि रूलिंग पार्टी को नुकसान हो रहा है, यानी उनके लिए कोई वेव नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2014, 2019 में लहर थी, लेकिन इस बार 2024 में कोई लहर नहीं है। और हजारीबाग के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा कि हजारीबाग का चुनाव देख लीजिए, यहां लग ही नहीं रहा कि कोई वेव है, चुनाव हो रहा है। जेपी पटेल के पक्ष में क्या कहा वो सुन लीजिए। 1962 से चुनाव देख रहा हूँ। 62 में मैं आईएएस की नौकरी करता था और उस साल जो चुनाव हो रहा था तो प्रशासन की तरफ से मैं चुनाव कराने में लगा हुआ था। 67 का चुनाव जब हुआ 5 साल के बाद, तो मैं डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से चुनाव कराता था उस समय। और उसके बाद से चुनाव में भाग लिया, चुनाव में खड़े हुए। इतना फीका चुनाव मैंने नहीं देखा है कभी। ये बिल्कुल फीका चुनाव है और इसलिए है कि इसमें कोई लहर नहीं बन पाई, कोई उत्साह पैदा नहीं हो सका। तो ये रूलिंग पार्टी के खिलाफ जा रहा है। इस चुनाव में कोई लहर नहीं है कहीं। ये पहला चुनाव है 2014 के बाद जिसमें कोई लहर नहीं है। 2014 का चुनाव एक लहर का चुनाव था, वेव था मोदी जी का। 2019 का चुनाव जानते हैं, वो भी वेव का चुनाव था क्योंकि उस समय पुलवामा और बालाकोट हुआ था, तो उसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत छा गया था और वो बन गया था एक वेव वाला चुनाव। ये पहला चुनाव है जिसमें सारी कारगुजारी के बाद कोई वेव नहीं बन पाया। यहाँ हजारीबाग में आप देख रहे हैं, लगता है चुनाव है ही नहीं, कोई सरगर्मी ही नहीं, न उधर से है, न इधर से है, न बीच से, कोई सरगर्मी नहीं। जो मुद्दे हैं प्रदेश के, जो मुद्दे हैं देश के, उनके आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और पूरे देश में वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब हुआ कि ये चुनाव रूलिंग पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहा। यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको मुझे लग रहा है कि बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी पिछले कई चुनाव में, हजारीबाग में कोई फैक्टर थी नहीं, आप लोग भी जानते हैं, बीजेपी पूरी तरह से डोमिनेट करती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी न केवल फैक्टर है बल्कि अच्छा कैंपेन चल रहा है जयप्रकाश भाई पटेल का, और पूरी की पूरी संभावना है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से अपदस्थ करेंगे और चुन के जाएंगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि हजारीबाग में कौन आए। उन्होंने पूछा कि हजारीबाग में कौन से बड़े नेता भाजपा के आए, क्या अमित शाह आए, क्या प्रधानमंत्री मोदी आए, क्या राजनाथ सिंह आए। जो भी आए हैं उनका वजूद क्या है, और जो आए हैं वो कहां आए हैं। वो हजारीबाग के इधर उधर के इलाके में पहुंचे हैं, हजारीबाग कोई नहीं पहुंचा।
इसके मायने क्या हैं? कोई आया? कोई नहीं। एक रोड शो होने वाला था अमित शाह का रामगढ़ में, वो भी कैंसिल हो गया। हजारीबाग कोई नेता नहीं आया, इधर उधर से घूम के चले, कोई रजरप्पा आया, कुर्सियाँ खाली रह गई। ऐसे लोग आए जिनका कोई वजूद ही नहीं हजारीबाग में, झारखंड में। तो जो आता जिससे कि कोई प्रभाव पड़ता तो वो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी जी, नड्डा जी, इस तरह के लोग आते तो शायद असर पड़ता। लेकिन कोई नहीं आया। तो क्या इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि भाजपा सीट हार रही है इसलिए यहाँ जाके अपने को बदनामी मोल मत लो? देखिए, भाजपा ने एक नारा दिया है इस पूरे लोकसभा के चुनाव में जो चल रहा है कि भाजपा 400 पार, उस पर भी उन्होंने चुटकी ली है और पूछा है कि झारखंड का 65 पार, बंगाल का 200 पार और कर्नाटक का भी जिक्र किया है और कहा है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा का 200 भी सीट आ जाए वो गनीमत है और एनडीए अलायंस है जो मेजोरिटी में नहीं आ रही है। क्या कुछ कहा है यशवंत सिन्हा ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुन लीजिए। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। आपको याद होगा कि जब झारखंड का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो नारा था अब की बार 65 पार, अटक गए 25 पर। जब बंगाल का चुनाव हो रहा था तो नारा था अब की बार 200 पार, अटक गए 77 पर। कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो अमित शाह का स्टेटमेंट है कि जो हाफ वे मार्क है उससे 13 ज़्यादा, 14 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, एग्जैक्ट 13 हमको ज़्यादा मिलेगा हाफ वे मार्क से। तो उसके बाद कोई पूछता नहीं है कि भाई क्या हुआ आपके नारे का। आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कोई भूल जाता है, कोई दोबारा पूछता नहीं है कि भाई आप क्यों नहीं अचीव कर पाए। तो वही हश्र होगा 400 पार का भी। और 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कौड़ी है। जितने अभी तक असेसमेंट आ रहे हैं उससे यही झलक कर आ रहा है सामने कि भारतीय जनता पार्टी को 200 सीट मिल जाए इस चुनाव में तो गनीमत होगी, 200 सीट। और उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं बहुत नहीं बचे हैं, लेकिन जो बचे हैं वो कुल मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस मेजॉरिटी से बहुत दूर हो जाएगा। आज के कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा एक कहानी सुना रहे थे, चेन्नई वाली कहानी थी जब वो जयललिता से मिलने गए थे और कहीं ना कहीं उस कहानी को वो लेकर चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ और बताया कि देश के सबसे वेल इन्फॉर्म्ड इंसान या व्यक्ति कौन होते हैं और क्यों कहा, कैसे कहा, सुन लीजिए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है वो तो प्रधानमंत्री के पास रोज़मर्रे के आधार पर पहुंचती है। रोज़ सुबह इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से उनको 1 या 2 पेज का एक रिपोर्ट रोज़ सुबह, फर्स्ट थिंग जो प्रधानमंत्री देखते हैं वो है इंटेलिजेंस का रिपोर्ट। और वो सामान्य परिस्थिति में भी होता है, केवल चुनाव में नहीं, चुनाव में विशेष तौर पर चुनाव की जो परिस्थितियाँ हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट जाता होगा। और मैं आपको एक रोचक घटना बताता हूँ। जब मैं वित्त मंत्री था तो मैं चेन्नई गया, तो चेन्नई में जयललिता उस समय नेता थी, वहाँ की मुख्यमंत्री नहीं थी लेकिन नेता थी और अपने घर में रहती थी पोएस गांवों में। तो उन्हीं के पार्टी के एक मेंबर थे जो हमारे राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने हमसे बहुत आग्रह किया कि जयललिता जी आपसे मिलना चाहती हैं तो आप चलिए और उनसे मुलाकात कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे भोजन को बुलाया, मैं चला गया। तो चला गया तो भोजन समाप्त हुआ तो मैं वहाँ से जब चल रहा था तो जयललिता जी ने मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया, सादा लिफाफा। तो मैंने उसको रख लिया। जब बाद में मैंने उसको खोला तो उनके ऊपर जो वेरियस केसेस थे ईडी वगैरह के, इनकम टैक्स के, उसके बारे में एक नोट था, अनसाइन नोट। तो खैर उस पर कोई कार्रवाई करने की तो आवश्यकता हमने नहीं महसूस की, तो उसको ऐसे ही फाइल कर दिया। लगभग 1 महीने के बाद मैं वाजपेयी जी से मिल रहा था
और बहुत सी बातचीत होती रही। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि मैं गया था ललिता जी से मिलने जब मैं चेन्नई गया था। तो उनसे अच्छी वो बातचीत हो गई। तो उन्होंने पता है क्या कहा, और बात पाई थी तो बहुत हंसी मजाक करके बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि यशवंत जी उस लिफाफे में क्या था। अरे बाप रे, उस लिफाफे के बारे में प्रधानमंत्री को पता है कि हम गए तो वहाँ वो लिफाफा दिया। किसने कहा, किसने बताया? कोई ना कोई खुफिया वहाँ था ना जिसने बता दिया। 1 महीने के बाद अटल जी को याद था कि एक लिफाफा। तो मैंने खैर उसकी जो सफाई होनी चाहिए वो सफाई। तो भारत का प्रधानमंत्री देश में सबसे वेल इन्फॉर्म्ड आदमी, और सबसे वेल इन्फॉर्म्ड आदमी को ये तो पता होना चाहिए कि दीवार में इस बार क्या लिखा हुआ आ रहा है हर फेज के बाद। और मोदी जी की खिसियाहट जो है वो इसी से प्रकट होती है कि हर भाषण में वो एक डेस्परेशन, एक निराशा दिखा रहे हैं। बाकी चुनाव है, सह और मात का खेल है। हजारीबाग हॉट सीट बना है पूरे झारखंड में, जहां यशवंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री दखल दे चुके हैं और लगातार इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वोटर को रिझाने के लिए, इस चुनाव में रिजल्ट जेपी भाई पटेल के पक्ष में करने के लिए अपनी कोशिशें लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर 10 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं और पीओके का जो मुद्दा आया उस पर भी उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से कहा कि 10 साल क्या कर रहे थे, 5 साल फिर से आपको क्यों चाहिए, इसमें संविधान संशोधन वाली बात कहां से आ गई।